अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। प्रोग्राम में आज हमने बात करनी है पंजाब हुकूमत ने फिल्म जॉयलैंड पर एनओसी जारी किया, नो ऑब्जेक्शन उसको दी, क्लियर किया, लेकिन अब एक बार फिर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसके ऊपर बैन लगा दिया है। वजह क्या है, क्या जो जवाब पेश किया जा रहा है दुरुस्त है? अपने तजियाकारों की राय जानेंगे प्रोग्राम के सेकंड हाफ में। लेकिन जनाब, मुल्की सियासत में इस वक्त हर जगह दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ने जो इंकशाफात किए हैं उसके चर्चे हैं। उमर फारूक ने तोशाखाना घड़ी का सेट 28 करोड़ रुपए में फराह खान से खरीदने का जो इल्ज़ाम लगाया है, इसके बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए। वहीं कहानी की जिस तरह से मुख्तलिफ परतें खुली जा रही हैं, उसमें कहानी के अहम किरदार जो कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अहम दोस्त है, बड़ी करीबी दोस्त है, फराह खान, उनसे मुतल्लिक कुछ हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। गुज़श्ता रात शाहजेब खान ज़ादा साहब अपने शो में इसी से मुतल्लिक जो उन्होंने कुछ फैक्ट शेयर किए हैं वो बड़े हैरान कुन है, आपके सामने वो रख देते हैं। एक बार फिर ये बताया गया है, ये सामने आया है कि फराह खान ने FBI गोशवारों में जो जाहिर किया है, इल्ज़ाम उन पे ये है कि अप्रैल 2019 में 28 करोड़ रुपए में उन्होंने उमर फारूक को एक घड़ी बेची और फिर मई 2019 में जो एमनेस्टी स्कीम ऑफर हो रही थी उसमें इसी अमाउंट के करीब यानी 33 करोड़ रुपए वाइट करवाए इस एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए। अब ये जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, इसने मज़ीद शक को गहरा कर दिया है और मज़ीद सवालात उठा दिए हैं कि ये जो दोनों अमाउंट्स हैं ये बड़ी मुमासलत रखते हैं आपस में। ऐसा कैसे है कि फराह खान ने कुछ ही अरसे बाद, 1 महीने के फ़र्क से तकरीबन यही अमाउंट फिर क्लियर करवाया एमनेस्टी में। एहसन जमील गुज्जर इससे मुतल्लिक उनके जो शौहर है वो कहते हैं कि फराह खान ना तो कभी शहजाद अकबर से मिली हैं, ना कभी वो उमर फारूक से मिली हैं, वो जानते नहीं हैं इन दोनों को और उन्होंने कभी ये घड़ी भी नहीं देखी। और दिलचस्प बात ये कि हालांकि एहसन जमील गुज्जर ने पहले इस बात का इतराफ़ किया कि एमनेस्टी स्कीम में इमरान खान ने जो एमनेस्टी स्कीम ऑफ़र की उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया, लेकिन गुज़श्ता रात शो में वो अपने बयान से मुकर गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एमनेस्टी ऑफ़र की थी जब वो वज़ारत उज़्मा पर थे, उससे फ़ायदा उठाया, इमरान खान की एमनेस्टी से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। एक तरफ ये जवाबात, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका भरपूर तरीके से दिफा कर रही है और दावा करती है कि उनके पास सबूत है और वो कानूनी चाराजोई भी करेंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर उमर फारूक को झूठा कहने वाले, उमर फारूक को फ्रॉडिया कहने वाले, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले फवाद चौधरी इसी दौरान, इसी अरसे में प्राइवेटली उमर फारूक को मैसेजेस करते रहे और बड़े बेतकल्लुफ़ ये मैसेजेस थे। इनमें बातें करते रहे कि शहजाद अकबर को तो समझ आता है, लेकिन फिर आप खान साहब पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? तो ये भी बड़ी जो पैराडॉक्स सामने आ रहा है, सवाल उठाता है। अब इसमें अपने तजियाकारों के सामने आज हमने जो बुनियादी सवाल रखा है वो यूँ है कि क्या PTI और इमरान खान की तरफ से अब तक जो तोशाखाना स्कैंडल के बारे में वजाहतें दी जा रही हैं और जो रद्द अमल सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से, वो काबिल कबूल है, हाँ या नहीं के ऑप्शन देता है तजियाकारों के पास। और आज हमें पैनल पर ज्वाइन किए हुए हैं बेनज़ीर शाह साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी इसके ऊपर राय जानना चाहूँगी, क्या समझती हैं, क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजाहत दे रहे हैं इसकी, आप उससे मुतमईन हैं? अलीना, अगर PTI के पास सबूत है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आवाम के सामने रख दें सबूत, बात ख़त्म। इतनी सी बात है, इसमें सू करने की ज़रूरत नहीं है, अदालत में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तहकीकात की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ला के दिखा दें कि ये देखें जी, ये रसीदें हैं जो सब मांग रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें क्लियर करना अलीना बहुत ज़रूरी है इस पूरे मामले के बारे में। एक तो ये कि जब एक मुल्क के हुक्मरान आपको तोहफ़ा देते हैं तो वो इसलिए नहीं देते कि आप इमरान खान हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, वो इसलिए देते हैं कि आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। इसका मतलब कि वो जो तोहफ़ा मिलता है वो पाकिस्तान की रियासत की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, किसी की पर्सनल बिलोंगिंग नहीं होती। दूसरी चीज़, ये जो लफ्ज़ है रिटेन, इसका मतलब क्या है? जब आप कहते हैं कि मैंने एक तोशाखाना से एक गिफ्ट या तोहफा जो रिटेन कर लिया, रिटेन का मतलब होता है मैंने अपने पास रख लिया। अच्छा, इसके बारे में इब्रार खालिद साहब जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी, वो रात को डॉन के एक शो पे बैठे हुए थे, वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो आपको समरी भी दी जाती है जब आप कहते हैं कि मैंने गिफ्ट रिटेन करना है, उस पर भी लिखा होता है, जिस पे आपने साइन करना होता है कि ये
गिफ्ट या ये तोहफा जो है क्योंकि मेरे लिए यादगार है इसलिए मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं रिटेन करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक हाथ से ले लूँगा और दूसरे हाथ से उसको बेच दूँगा। अच्छा, आपने जैसे बताया कि शाहजेब खानजादा साहब ने 7 या 8 सवाल रखे हैं, उनका अभी तक जवाब नहीं मिला। आज तीसरा दिन है ये तोशाखाना केस जब से चल रहा है। इसमें 2 सवाल आप और ऐड कर लें जो मुझे बड़े हैरान को लगे रात को जब मैं इब्रार साहब को सुन रही थी। एक तो वो कहते हैं कि नैब रावलपिंडी जो है वो इस वक्त तोशाखाना का केस जो है उसकी तहकीकात कर रहा है और उन्होंने इब्रार साहब को बुलाया तहकीकात के दौरान, और उनके सामने उन्होंने रखा एक FBR का डॉक्यूमेंट जिसमें असेसमेंट की गई थी 3 घड़ियों की, जिसमें 2 रोलेक्स की थी और एक ये जो ग्राफ की घड़ी है। अच्छा, वो इब्रार साहब कहते हैं वो अगर आप डॉक्यूमेंट देख लें तो वो डॉक्यूमेंट FBR का ऐसा है कि वो एक खाली कागज़ के ऊपर लिखा हुआ है FBR और उसके आगे लिखा हुआ है ये 3 घड़ियाँ और उनके आगे कीमत लिखी हुई है, ना उस पर कोई डेट है ना उस पर कोई सिग्नेचर है। क्या आप उसको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कह सकते हैं? क्योंकि हमारे जो तोशाखाना के रूल्स है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि FBR असेसमेंट करेगी और दूसरी असेसमेंट मार्केट वैल्यू से प्राइवेट से होगी और फिर उसके बीच में से आप रकम निकालेंगे कि इन दोनों रकमों से कितना आपने 20% फिर उसका देना है। ठीक है। दूसरी बात इब्रार साहब कहते हैं जो वो बार बार पूछ चुके हैं कि ये जो 20% या 50% जो इमरान खान साहब ने तोशाखाना में जमा कराए ये किस बैंक अकाउंट से हुए? क्या वो इमरान खान साहब का बैंक अकाउंट था? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरा बैंक अल-फलाह में एक अकाउंट था, वहां से पैसे जमा कराए गए तोशाखाना में। लेकिन इब्रार साहब कहते हैं कि इसकी, और इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि इसकी कोई रसीद नहीं दी गई, कोई हमें बताया नहीं गया कि कहां से पैसे जमा हुए, किधर जमा हुए, किसको दिए, किसने लिए पैसे। तो ये 2 बहुत अहम सवाल है इसलिए अलीना क्योंकि ये बड़ा सिंपल केस है करप्शन का, इसकी डेफिनेशन ही करप्शन है। अगर इमरान खान साहब इन 7-8 सवालों के जवाब नहीं देते, क्योंकि इसका मतलब कि आपने एक चीज ली, उसको अंडर वैल्यू किया, कौमी खजाने में कम पैसे जमा कराए और बाद में मुनाफे में, प्रॉफिट में बेच दिए। इसका मतलब कि पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान हुआ। आपने अपना ऑफिस इस्तेमाल किया अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। ये सिंपल डेफिनेशन है करप्शन की। यानी दूसरे अल्फाज में जो रसीदें पेश भी कर रहे हैं अभी वो 5 करोड़ वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आप उसके ऊपर भी यकीन नहीं कर रही हैं और सीधे सवाल उठा रही हैं जिस तरह से असेसमेंट करवाई गई उस पूरे प्रोसेस की भी। इरशाद भट्टी साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? देखिए मैडम शेख, बिलाशुबा औने पौने दामों पर तोहफे खरीदना, तोहफे छुपाना और तोहफे बेचना काबिले मुजम्मत है, शर्मनाक है। ये इमरान खान साहब के अपने अखलाकी मयार की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि पेन में जुड़े जैसे पेन में जुड़े 1450 हीरे 275 रुपए फी हीरा खरीद कर 500 रुपए फी हीरा बेचना अकल से बाला तर है, वैसे ही सऊदी वली अहद के गिफ्ट सेट की कीमत भी 1 अरब 70 करोड़ मेरी अकल से बाहर है। हीरों वाले पेन और तोहफे सेट की कीमत का असर नौ तयन होना ज़रूरी है। मैडम शेख, यहाँ मैं उमर फारूक और इनके ख़ानदान की मुबैना जराम कहानियाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। यहाँ मैं उमर फारूक, शहजाद अकबर और इमरान हुकूमत में मुकदमेबाजी डिस्कस नहीं करना चाहता, उनके ख़राब तल्लुकात। यहाँ मैं बाला सरे महल नेकलेस खरीद कर बेच जाने वाले, जब वो बाला घड़ी पर खरीद कर बेचने पर जुगते मारते हैं, वो डिस्कस नहीं करना चाहता। और यहाँ मैं एवन फील्ड फ्लैट्स में बैठकर घड़ी की कीमत रसीदें मांगने वालों को भी डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन मैडम शेख, मुझे लगता है कि हम वन वे ट्रैफिक चला रहे हैं, वन वे मफरूज़ों पर कहानियों पे कहानियाँ बनाई जा रहे हैं। उमर फारूक के बकौल सऊदी वली अहद का गिफ्ट उन्होंने ख़रीदा, शहजाद अकबर ने फ़ोन किया, फरा गुज्जर तोहफे वाला सेट लेकर आई और $20 लाख में ख़रीदा। कोई रसीद, कोई लिखत पढ़त, कोई सबूत, कोई CCTV फुटेज, कोई कैमरा भी होगा लगा हुआ कि दफ्तर में वो आई थी। इल्ज़ाम उमर फारूक ने लगाया है, सबूत इन्हें देना चाहिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने का सबूत मौजूद है। 2019 में ये सेट इमरान खान ने 2 करोड़ में ख़रीदा, 5 करोड़ 10 लाख में बेचा, रसीद भी मौजूद है,
5 करोड़ 10 लाख की रकम भी डिक्लेयर हुई है। इस पर कैपिटल गेन टैक्स भी दिया हुआ है। इस हवाले से तलत हुसैन साहब ने 29 जून 2022 को ट्वीट करके रसीद भी ट्वीट की हुई है कि घड़ी इस्लामाबाद में या तोहफा सेट इस्लामाबाद में इमरान खान ने बेच दिया था। और इस वजह से भी मैं ये वन वे मफरूज़ा कहता हूं कि शफीक जिंदा है, जिसको FIA ने उठाया था और अब वो दुबई में है। शफीक ने ये 5 करोड़ 10 लाख में खरीदी चीज़ें। उनसे उनके इन्वेस्टर जो दुबई के हैं अवैस मर्चेंट ने खरीदी। इनसे दुबई के एक शाही खानदान के फर्द ने खरीदी, जिनसे उमर फारूक साहब के रवाबत हैं। और लिहाजा ये जो वन वे ट्रैफिक चलाई जा रहे हैं, हम इससे परहेज करें। उमर फारूक साहब को कहें कि कोई सबूत लाएं, कोई जिस तरह वो दूसरे मैसेजेस दिखाएं, कोई लिखत पढ़त दें। ठीक है सर, दो चीजों का जवाब दे दें। एक तो आप कह रहे हैं वन वे ट्रैफिक, तो यहाँ पर तो एक इल्जाम लगाया गया है, उससे मुतल्लिक सवाल ही पूछ रहे हैं। अगर खान साहब के पास इसकी कोई वजाहत है या इसका कोई जवाब है, यकीनन होगा, हम तो ये भी मान के चल रहे हैं कि खान साहब दे सकते हैं जवाब, तो क्यों नहीं अभी तक सामने आया? हम तो ये सवाल उठा रहे हैं इसका। तो क्या ये कहना कि वन वे ट्रैफिक है, ये दुरुस्त है आपके ख्याल में? क्योंकि खान साहब तो खुद ही कहते थे ना, अभी जब नैब का केस भी वो डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला वो ऑब्जेक्शन ही ये उठाते हैं कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है उसको जवाब देना चाहिए। मैडम शेख, इमरान खान से और आप क्या जवाब चाहती हैं? 2 करोड़ में उन्होंने खरीदा सर, ये जो आप शफीक 5 करोड़ 10 लाख में उन्होंने बेचा। सर, किसी को यकीन नहीं आ रहा। कल तक तो आपको भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक हीरा 500 का बेच दिया उन्होंने ना। और तो ये जो आप पूरी शफीक वाली कहानी सुना रहे हैं, ये खान साहब क्यों नहीं सुना सकते? मेरी बात तो सुन लेना, बात तो सुन ले प्लीज, बात सुन ले। कहानी आप भी सुना रहे हैं, कहानी वो भी है, कहानी ये भी है, मफरूजा वो भी है, मफरूजा ये भी है। मेरी कहानी और मेरी मफरूजे में रसीदें हैं कि 2 करोड़ में खरीदा, 5 करोड़ 10 लाख की रसीद भी मौजूद है, रकम डिक्लेयर भी मौजूद है, उस पर गेन टैक्स भी मौजूद है। और क्या दे इमरान खान इसके अलावा आपको? न्याजी साहब सेट ला के वापस दे दे, न्याजी साहब दोबारा से बेचे। नहीं, भट्टी साहब आप ना इसको थोड़ा सा अलग उसमें ले रहे हैं। बुनियादी नुक्ता जो है वो यही है कि उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है सेट की, किसी बच्चे को भी पता होगा तो उसको 5 करोड़ में कैसे बेच दी? नहीं, इतनी कम भी नहीं होगी मैडम शेख। हाय अल्लाह भट्टी साहब, मैंने आपका कल का चला देने, कल आप कह रहे थे कि 1 अरब 70 करोड़ नहीं, सुन तो लेना आप, सुन तो ले। 1 अरब 70 करोड़ का 1 अरब 70 करोड़ भी नहीं है। हीरे कम भी हैं, ये 5 करोड़ भी नहीं है, मान लिया। 1 अरब 70 करोड़ भी नहीं है। सऊदी वली है पाकिस्तान के वजीर आजम को 2.25 अरब का सेट दे देता है। हम कोई मलका एलिजाबेथ हैं, ट्रंप हैं, कौन है? अच्छा, यानी उठा के इस तरह 2.25 अरब के सेट दिए जा रहे हैं। कल तो आपने गैर सियासी घरेलू शख्सियात और पता नहीं क्या क्या किधर हमें किस बत्ती के पीछे लगा दिया। आज आपने जो यू टर्न मारा है उसके ऊपर न्याजी साहब आपको जवाब देंगे। सिर्फ ये बता दें भट्टी साहब, अगर भट्टी साहब मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो रसीदें हैं पीटीआई के पास, तो ये इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं जमा कराई जब तोशा खाना का केस चल रहा था? हाँ जी, ये बेनजीर साहबा, इलेक्शन कमीशन में ये रसीद जमा है। ये मेरे पास इलेक्शन कमीशन का कागज मौजूद है। अच्छा, ये तलत हुसैन साहब को अगर रसीद मिल सकती है तो इलेक्शन कमीशन में वो क्यों नहीं जमा करवा सकते? जो इलेक्शन कमीशन का जो पीटीआई ने जवाब जमा कराया था वो भी मैंने पढ़ा है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो भी मैंने पढ़ा है। और अब इलेक्शन कमीशन ने उनको दोबारा मौका दिया है कि अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप जमा कराना चाहें तो आप करा दें। और दूसरी बात ये कि 2018 और 2019 का जो बैंक स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का, वो भी कम है जितनी जो अमाउंट वो बता रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में जितना मैंने देखे, बेनजीर आपका सवाल अपनी जगह, लेकिन रसीद ये वाली है कि इस्लामाबाद की दुकान की मौजूद है, वो टाइम ऑफ आर्ट के पता नहीं इस तरह कुछ दुकान का नाम है, वो मौजूद है, लेकिन बैंक अकाउंट से मुतल्लिक काफी शकूक शुबात है। न्याजी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। न्याजी साहब, भट्टी साहब ने आज यू टर्न ले लिया सर, आज आपके दोस्त नहीं है भट्टी साहब। मेरा तो अलीना आज सॉफ्टवेयर तब्दील हो चुका है, अपडेट हो गया कि मैंने कौन सा कहते शेख साहब जन्नत में जाओगे या दोज़ख में? आपका सॉफ्टवेयर पहले दिन से पक्का तब्दील हुआ है, हमारा कच्चा है।
मुझे बात करने सर वायरस आ गया है, अपडेट नहीं हुआ सर, वायरस आ गया, इतना मार्जिन दे दे, वो कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट का मजाक। आपके सॉफ्टवेयर में वायरस आया हुआ है, मेरा सॉफ्टवेयर तब्दील हो हमारा गया है। सॉफ्टवेयर वायरस से पाक हो गया है। अच्छा न्याय साहब की बात सुनिए। मेरा सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया, उन्हें कहा शेख साहब जन्नत में जाओगे या दोज़ख में? कहते जिथे तार आने का फायदा है, मैं तो वही काम करूंगा। चुनांचे मेरा सॉफ्टवेयर उसके मुताबिक हो गया। अच्छा पहली बात तो लीना ये है कि मैं आपको आज चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इमरान खान साहब लंदन में केस करेंगे, ना न्यूयॉर्क में करेंगे, ना दुबई में करेंगे। अच्छा ये बात भी नोट कर। इमरान खान साहब ने कल भी कहा और आज भी कहा है कि मैं केस करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं ये केस नहीं करेंगे। ये केस करते तो फाइनेंशियल टाइम्स के $2 मिलियन ज्यादा डैमेजिंग है। उन्होंने कहा था खैरात का पैसा अस्पताल के नाम पे जमा करके, सिमन क्लार्क ने लिखा 28 जुलाई को पब्लिश हुआ, इस अस्पताल पे लगा दिया। और लंदन में वो आज भी कह रहे थे और कल भी कह रहे थे कि लंदन में इसलिए करूंगा कि वहां मुझे इंसाफ जल्दी मिल जाएगा, फौरन मिल जाएगा। चुनाचे फाइनेंशियल टाइम जैसे क्रेडिबल अखबार को चैलेंज नहीं किया गया। जबाने गंग है, ताले लग चुके हैं फाइनेंशियल टाइम को। कभी सुने किसी तरीके साहब वाले को, इमरान खान साहब को, कि फाइनेंशियल टाइम को इंटरव्यू भी दे दिया है 3-4 दिन पहले, अमेरिका से बरात करके अमेरिका को मैंने माफ कर दिया है या अमेरिका ने मुझे माफ कर दिया। देखिए बात यह है कि बेनजीर साहब ने बिल्कुल बात सही कही है। ये बड़ा सिंपल केस है। करप्शन हुई है तो भी सिंपल है, करप्शन नहीं हुई तो भी सिंपल है। इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी तावीलात नहीं है। घड़ी मैं तो बिल्कुल पहले कल से भी ये कहता हूँ, पहले दिन से कहता हूँ कि ये पहला बायर नहीं है। अच्छा इसने किसी से खरीदी है या किसी ने किसी से खरीदी है, जो कि उमर फारूक साहब है। लेकिन उमर फारूक मुझे कमाल का बंदा लगा है। उसने परसों जितनी बात की है, मैं 2-3 दोस्तों के साथ बैठा था, बड़े हमारे जैयद के दानिशवर थे, मैंने कहा बेट देर है ये। कल आप देखेंगे तहरीक इंसाफ वालों को मैं जानता हूं, इन्होंने ताबड़तोड़ हमले कर देने हैं। और जितने हमले करेंगे कानून में जब ये केस चलेगा उनके खिलाफ गवाही होंगी। यही किया। जब उसने कहा जी ये कौन होता है और मैं उसको जानता नहीं हूं, तो उसने कल चैट किसकी थी, शाहजेब खानदार साहब ने जो चैट दिखाई मेरे फोन पे, 15-20 अगस्त से वो चैट आ चुकी है। मैं कहता हूं उसे उठा के फवाद चौधरी के कपड़े उतार के रख दिए हैं कि उसके साथ कारोबारों की डीलें करते फिर रहे हैं। उन्हें तस्वीरें जो फैसल वावडा ने ना की है, ये जराइम पेशा लोगों को मैं कैसे मानूंगा जराइम पेशा बंदा नहीं है। वो इसलिए है कि इमरान खान साहब के साथ जिसने आजकल मामलात किए हैं वो 2 नंबर आदमी रहे। मेरी पूरी जिंदगी का हासिल कलाम है। मैं इमरान खान साहब को सारी जिंदगी दानतदार बंदा मानता रहा हूं, लेकिन साथ में उसे कहता था कि इमरान ये क्या बात है कि आपको ना मैंने पैसे की तलब देखी है ना आपके पास कोई और बात है, लेकिन आप इस गंदे लोगों के साथ कैसे इस तरह बढ़ा लेते हो जिनके पास में काला धन के और 2 नंबर पैसे के नहीं है। क्रिकेट के जमाने में भी तो क्या कहा खान साहब ने? नहीं वो तो खैर अलग बात है, जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा मैं ये बता रहा हूँ कि जो चूंकि जवाब भी तो था बताने वाला, इसलिए उसको 2 नंबर होना चाहिए। जिसने इमरान खान साहब का मामला किया है, चाहे $250 मिलियन प्रॉपर्टी टाइकून ने इसको वापस किया है, देख लेंगे 2 नंबर होगा। चाहे वुटन क्रिकेट क्लब में आरिफ नकवी ने $2.5 मिलियन दिए हैं, 2 नंबर होगा। सर आपकी राय का एहतराम, लेकिन मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ यही पॉइंट लेके जाना चाहती हूँ। भट्टी साहब जो बात कह रहे हैं बड़ी सीधी सी बात कह रहे हैं। भट्टी साहब बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं खान साहब को, कह रहे हैं देखें ऐसा हो सकता है कि खान साहब ने वहीं इस्लामाबाद में घड़ी बेच दी हो। उमर फारूक जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है। क्या आप मज़हर साहब भट्टी साहब की इस दलील में वजन समझते हैं? देखें अलीना और आप जितने लोग मौजूद हैं, जिस दिन छड़ी का मसला हल हुआ उस दिन घड़ी का मसला हल हो जाएगा। अब कहानी उलझी है या उलझाई गई है, ये मुद्दा जब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। किसी के पास सबूत है वो इमरान खान के खिलाफ केस कर दे, इमरान खान को गिरफ्तार कर लें, अदालत में पेश करें और केस उस पर साबित कर दें। मुझे तो नहीं पता कि ये सारी कहानी में जो भी मोड़ आ रहे हैं, मेरे लिहाज से इसमें सबसे अहम किरदार FBI का है। ये जो भी सिलसिला है इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल FBI का है। FBI से मालूम करें FBI ने क्या वो किया था और इमरान खान ने मिस डिक्लेरेशन किया है या नहीं किया।
یہ بھی FBR بتا سکتی ہے تحقیق کر کے. لیکن سر ہم الجھا رہے ہیں, دیکھیے ہم چیزوں کو الجھا رہے ہیں, اور یہ الجھنے کا نتیجہ یہ ہوگا جس طرح نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان بھی کیس نہ کریں اور شاید عمران خان پر بھی کیس نہ ہو. اور یہ چیزیں ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں کہ یہ پولیٹیکل وہ ضرور چلتی ہیں, پولیٹیکل ایلیگیشنز ہوتی ہیں ایک دوسرے پہ. یہ پیپلز پارٹی اور PMLN میں بھی ہم نے سالوں دیکھا, سیف الرحمان صاحب کو بھی دیکھا, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. الٹیمیٹلی اگر گورنمنٹ کے پاس اتنے شواہد ہیں کہ عمران خان نے ایک فراڈ کیا ہے, عمران خان ملزم ہیں, تو عمران خان کے خلاف توشہ خانے کا مقدمہ جو اب الیکشن کمیشن نے بھیجا ہے گورنمنٹ کرے نا. اب تو ہوا کیا ہے, جہاں سے یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہے انفارمیشن کمیشن. بالکل پچھلے ایک ہفتے سے انفارمیشن کمیشن ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. اس کے چیئرمین اور اس کے 4 میں سے 3 ممبران کی ٹرم ختم ہو گئی. یہ گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے ان کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نئے لوگ لانے ہیں. اب یہ اگلے ایک لگتا یہ ہے کہ کئی دنوں یا کئی ہفتوں تک وہ پورا پروسیجر چلے گا نا جب بھی ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ انفارمیشن کمیشن کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بھی اہم. لیکن FBR کی ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اسیسمنٹ کا طریقہ کار, بے نظیر نے بھی یہ سوال اٹھایا. لیکن جیسے ہم پہلے کی بات کریں, دیگر ہم نے توشہ خانہ جب کیسز دیکھے اس میں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ دباؤ ڈال کے کسی نہ کسی طرح آپ ٹاپ جو ہوتے ہیں لوگ وہ اسیسمنٹ ویلیو انڈر ویلیو کروا لیتے ہیں. چیزیں تو ہوتی ہیں نا ہمارے سسٹم میں. تو پھر آپ بنائیں نا, آپ انویسٹیگیشن کرائیں نا, آپ اس مسئلے پہ GIT بنا دیں, بنائیں. ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ ویلیو اسیس کی ہے ان کو گرفتار کریں. تو آپ بھی عمران خان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں جب تک حکومت اس کے اوپر, کیونکہ میں کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے رہا. میں کسی کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایلیگیشن جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بڑا اسٹرانگ کیس ہے, جو ہمارے بہت سے لوگ, میرے پاس نیچے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اسٹرانگ کیس ہے, انہیں کیس بنانا چاہیے. یہ کیا کہ آپ صرف جو ہے پریس کانفرنس کر کے, تو وہی بات ہے نا سر, جو ابھی تک جوابات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر اکثریت کی رائے یہ ہے کہ شاید وہ سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہیں. آپ لوگوں سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو سیٹسفائی کر پائے ہیں وہ جوابات؟ نہیں, سیٹسفائی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. چیز یہ ہے کیس کس نے بنانا ہے, میں نے بنانا ہے کیا؟ ٹھیک ہے, حکومت نے بنانا ہے نا, تو اب تک کیس کیوں نہیں بنا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے اوپر مزید ڈسکشن جاری رکھیں گا. ویلکم بیک جی. توشہ خانہ سے متعلق جو نئی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اور اس کے اوپر الزامات کے اوپر PTI کا رسپانس پر ہم بات کر رہے ہیں. بے نظیر کوئکلی آپ کا رسپانس جاننا چاہوں گی کیونکہ ہمارے 2 اینالسٹ نے یہ سوال اٹھائے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو حکومت نے اتنے irrefutable ایویڈنس ہے تو حکومت نے ابھی تک کیوں نہیں اس کے اوپر ریفرنس کیا یا قانونی کارروائی کیوں نہیں کیا؟ علیہ دیکھیں کیس کرنا چاہتی ہے حکومت تو کر لے, لیکن یہ جو 7 سوال ہیں یا 8 سوال ہیں ان کا تو میں نے جیسے کہا بہت آسان طریقہ ہے ان کو ریفیوٹ کرنے کا کہ آپ ایک پریس کانفرنس کریں, سوال لیں اور کہ یہ سوال ہے, یہ اس کا جواب ہے اور یہ اس کی رسیدیں ہیں. بہت سمپل سی چیز ہے. اور اس کا ابھی تک جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد میں کسی کو بیچی گھڑی, تو اس کا ابھی تک جواب نہیں, مجھے تو ایٹ لیسٹ نہیں ملا کہ ظہور صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ گھڑی کیسے پہنچ گئی, یا یہ وہی گھڑی ہے یا نہیں ہے, یا دنیا میں اس سے زیادہ گھڑیاں ہیں ایک جیسی. تو یہ سوالوں کے جواب تو بڑے سمپلی پریس کانفرنس کرے اور PTI کہہ دے بس ہمارے پاس یہ ساری انفارمیشن ہے, ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی جمع کرا دی. ایک اور اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں, میں ایک اور ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو یہ توشہ خانہ کے جو رولز ہیں علینا, اس کو دوبارہ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ آپ چاہے 50% دیں, 20% دیں, 15% دیں, قومی خزانے کو نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کی اصل قیمت جو ہے وہ جمع نہیں ہوتی. امریکہ کا آپ ایگزامپل لے لیں, انڈیا کا لے لیں, وہاں پہ اگر آپ نے کوئی چیز توشہ خانہ سے خریدنی ہے, ٹریجری ڈپارٹمنٹ سے خریدنی ہے, آپ نے پوری اماؤنٹ جمع کرانی ہوتی ہے جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے اس کی. ہلری کلنٹن جو تھی 2012 میں انہوں نے ایک پرل نیکلس رکھا تھا, ایک بلیک پرل کا نیکلس تھا, انہوں نے ان کی اسیسمنٹ کی $1000 کا وہ تھا, $1000 انہوں نے پورے جمع کرائے اور پھر انہیں ریٹین. اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ اور حیران کن چیز ہے کہ اسیسمنٹ کے جو ہم بار بار بات بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پر اسیسمنٹ کے اوپر بھی تو کہیں گھپلا ہو سکتا ہے نا, تو اس چیز کو بھی بڑا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. بھٹی صاحب جواب دیجیے گا لیکن مختصر, یہ ضرور ہمیں بتائیے گا, عوام جاننا چاہتی ہے. بھٹی صاحب عوام کا سوال کہ آج آپ نے کیسے موقف بدل لیا؟
मैडम शेख, आपने यू टर्न भी कहा और मौक़िफ़ बदलिया भी कहा। मैं इस पर इस्तेजाज करके लॉन्ग मार्च में शामिल होकर आपके घर के बाहर धरना दूंगा। यानी आप ये करना चाह रहे हैं लॉन्ग मार्च पे भी यू टर्न लेंगे आप? नहीं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं यू टर्न वालों की शर्त है और निशानी है वो लॉन्ग मार्च करते हैं? नहीं, लॉन्ग मार्च पे यू टर्न लेंगे और वापस कराची आ जाएंगे। पहली बात ये मैडम शेख कि मैंने कल भी कहा था, नहीं जवाब सुन लीजिए, जल्दी ना कीजिएगा क्योंकि आपने दो मजाक में बातें की लेकिन ये मजाक नहीं है। पहले मैंने कल भी कहा था तोहफे लेना, तोहफे देना, औने पौने दामों पे बेचना काबिले मजम्मत। कल भी कहा था मुझे हीरों की कीमत पर एतराज है। कल भी कहा था कि इन सारों के पीछे गैर सियासी लोग निकलेंगे। लेकिन मैडम शेख ये जो 7-8 सवाल बेनज़ीर साहिबा कह रही हैं, ये 7-8 सवाल एक मफरूजे पर हैं कि अगर उमर फारूक ठीक है तो ये 7 सवाल हैं। वो इमरान खान साहब कल कह चुके हैं कि रसीद मौजूद है, मैंने जिनको बेची वो मौजूद है। सर मेरे एक सादा से सवाल का जवाब दे दें। खान साहब जहादीद आदमी है, मैंने आपसे कल भी बड़ी वाज़ेह तौर पर पूछा था। सर खान साहब बड़े जहादीद आदमी बकौल उनके, ऐसे कैसे हो सकता है इतना महंगा हीरो से जड़ा सेट उन्होंने इस दाम बेच दिया? मैडम शेख आपको इतना जितना महंगा उमर फारूक ने बताया उतना महंगा है अगर ये इतना सस्ता इमरान खान ने शो किया है तो? सर वैल्यूएशंस लग के आई है, असेसमेंट्स हो के आई है, कीमत का तयन होना जरूरी है। नहीं कहां से असेसमेंट होके आई? आपके पास कोई है सबूत, कोई रसीद है? मैंने कल सब दिखाया था सर, मैंने आपको रसीद भिजवाई है, कल सब दिखाया था। अभी मैंने आपको मोबाइल पे, आपके मोबाइल पर परसों का शाहजेब साहब का प्रोग्राम भी निकाल के देख लें। करोड़ 10 लाख उन्होंने जेम इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से भी पूरी की पूरी असेसमेंट्स डायमंड्स की, फिर उन्होंने पता नहीं कहां से पूरी दुनिया से ग्राफ की अपनी उससे मैडम शेख सब दिखा दिया के लिए के कॉमन सेंस। आप मुझे एक जुमले में बता। हाँ मैडम शेख, 1 अरब 70 करोड़ हमारे वजीर आजम को सऊदी वलीयत दे दे, कैसे हो सकता है यार? भट्टी साहब कल तक हो रहा था, आज नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो गया? भट्टी साहब कल तक तो आपके मुताबिक हो रहा था, आज नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो गया? 1 अरब 70 करोड़ का मैंने खुद चेक किया। नहीं आप अपनी आपको पसंद नहीं आ रही मेरी बात। मैं कह रहा हूं ये मफरूजा है, एक कहानी है, इसके सबूत दें। इल्जाम लगाया उमर फारूक ने, वो सबूत दें। हाँ, ये तो हम भी कह रहे हैं। ये फरा आई थी, ये उन्होंने ऐसे भी $20 लाख ऐसे ही उठा के दे दिए बगैर किसी सबूत के, रसीद के, लिखत पढ़त के। फवाद चौधरी के सबूत है तो ये भी होंगे। सिंपल सी बात है, सादा सी बात है। उसके बाद मैं फिर दोबारा यू टर्न आपके साथ ले लूंगा अगर उन्होंने सबूत दे दिए। ठीक है जी। भट्टी साहब ये तो कह रहे हैं कि सबूत देने चाहिए, लेकिन कल जो वो इतनी स्टेटमेंट दे रहे थे और उन्होंने कहा कि बिल्कुल झूठ है, उनकी उम्मीदें दम तोड़ गई है अब खान साहब से, आज उसके ऊपर यू टर्न लिया है भट्टी साहब ने, उसका जवाब नहीं दे रहे। बहरहाल हमारा जो पैनल है इसके ऊपर डिवाइडेड है। आप लोगों की क्या राय सोशल मीडिया के ऊपर आगाह कीजिएगा। अभी एक छोटी सी ब्रेक। फिल्म जॉयलैंड को पंजाब हुकूमत ने पहले क्लियरेंस दिया, फिट फॉर स्क्रीनिंग करार दिया, लेकिन अब रिलीज से एक दिन पहले अपना ही जारी करदा नोटिफिकेशन वापस ले लिया है और फिल्म के ऊपर पाबंदी लगा दी है दोबारा से। ये भी आपको याद दिलाते चले कि खुसूसी एक बोर्ड तश्कील दिया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से विफाक में, जिन्होंने इसको स्क्रीनिंग की इसकी और इसका जायज़ा लेने के बाद इसको फिट फॉर स्क्रीनिंग करा दिया और पाबंदी को हटा दिया। अब जवाज़ इसका ये पेश करती है पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से कुछ कंप्लेंट्स आई हैं। सवाल हमारा ये है कि क्या पंजाब हुकूमत का फिल्म पर पाबंदी से मुतल्लिक जो जवाब पेश किया जा रहा है वो दुरुस्त है? नियाजी साहब। देखिए, मुझे जॉयलैंड से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो आपके पास ज्यादा हुनरमंद लोग हैं, वो देख रहे हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर एक बात है जो कि बड़ी, अगर किसी ने प्रोग्राम नहीं देखा तो ये मेरा कसूर नहीं है। शाहजेब खानजादा ने यही सवाल किया था कि मैं कैसे मानूं कि आपके अप्रेजल क्या है। उसे कहा ये सेट ही पड़ा है और ग्राफ कंपनी की भी यहाँ पे सब मौजूद है, जिनको मैंने दी, आप भी जाकर विजिट करवा लें या किसी और से करवा लें। इसमें कौन सी दो बातें थी कि वो 12 मिलियन अगर हमारे यहाँ अंधों के पास आ गई है सारा कुछ, और जिनके पास जिनकी अपनी करप्शन जो है गोटे गोटे मुलविस हो गया, रंगे हाथ पकड़े गए हैं, इसी में कहता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि हुकूमत नहीं जाएगी। इमरान खान साहब ने जो दूसरे दिन ऐलान कर रहे हैं कि मैं अदालत में जाऊंगा जंग के खिलाफ, मैंने कहा मैं कह रहा हूँ ये नहीं जाएगा, नहीं जाएंगे। ठीक है सर, आ गया आप फिल्म, ठीक है सर, आपका कमेंट आ गया। मुझे बताएं, ये कहा जा रहा है
یہ کہا جا رہا ہے فلم جوائے لینڈ سے متعلق وہی تحفظات جو پہلے وفاق نے بھی جن کا حوالہ دیا کہ مختلف حلقے ہیں جو اس کے اوپر تحفظات اٹھا رہے ہیں، اب پنجاب بورڈ نے بھی وہی تحفظات کی بنیاد پر اس کو بین کر دیا دوبارہ سے. آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ علینا میں نے جوائے لینڈ فلم دیکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. مجھے تو کچھ نہیں پتا. میں سنی باتوں میں جس کے بارے میں دو طرح کے ہمارے طبقے ہیں. ایک کہتا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں قتل کر دو. مجھے ان دونوں سے کوئی غرض نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. یہ شتر بے بہار ملک نہیں ہے. یہاں پہ اس کے اندر آئین کے اندر سب کچھ اسپیسیفک ہے. اگر کوئی چیز ایسی فلم ہے جو ہمارے دین کے مذہب کے معیار کے کسی جگہ وائلیٹ کرتی ہے یا اس کو انڈرمائن کرتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو غصہ دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ لوگ جو ہے عام پدے تک جاتے ہیں تو کئی لوگ جو ہے اس بڑے ریئیکشن کرتے ہیں. سر لیکن آپ کے جملے سے کو لے کر بے نظیر سے میں سوال کروں گی کہ جب فلم دیکھی نہیں تو بہت سے لوگ ہیں، بہت سے حلقے ہیں، فلم ریلیز ہی نہیں ہوئی، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، تو وہ آبجیکشن کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اور اگر وہ اٹھا رہے ہیں ایک ٹریلر کی بنیاد پر تو کیا وہ صحیح ہیں بے نظیر؟ علینا، میں تو آپ کو سچ بتاؤں، میں تو ویٹ کر رہی تھی ویکینڈ کا کہ میں جا کے دیکھوں گی، لیکن پھر یہ سوشل میڈیا پہ پڑھا اور مجھے تو ایک تو فلم نہیں دیکھی، دوسرا تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تحفظات ہیں کیا، یا اگر آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کیا ہے. کیونکہ یہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں بس یہ لکھا گیا کہ کوئی کمپلینٹس آئی تھیں. اب کتنی کمپلینٹس آئی تھیں، کس نے کمپلینٹس کی تھیں، وہ کمپلینٹ کیا تھی، کسی نے ہمیں نہیں بتایا. دیکھیے علینا، اگر آپ پنجاب میں ہو اور یہاں پہ جو پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے اس کی رپورٹنگ کر رہے ہو تو آپ کو حیرانی نہیں ہوگی. اس لیے کیونکہ ان کی یہ پرائیورٹی ہے ہی نہیں. ان کی پرائیورٹی ہے کہ اقلیتوں کے خلاف نفرت پھیلانا. ان کی پرائیورٹی ہے کہ ڈسٹرکٹ کمشنرز جو ہیں ان کو 40 نئی فارچونرز گاڑیاں لے کے دینا قومی خزانہ خرچ کر کے. ان کی پرائیورٹی ہے کہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب، ان کے لیے بل پاس کیا گیا ہے کہ ان کی پرکس بڑھا دی جائیں گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بل پاس کرایا پنجاب اسمبلی سے، اپوزیشن کو بل نہیں دیا اور بعد میں اس کو کلاسیفائی کر دیا تاکہ میڈیا کے ہاتھ میں بھی نہ لگے. تو پرائیورٹیز یہاں پہ یہ ہیں. دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ LGBT پروموٹ کر رہا ہے، وہ جو فلم جنہوں نے بنائی ہے وہ کہہ رہے ہیں، جو فلم کے ایکٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا اس میں کچھ نہیں ہے. تو لیکن جنہوں نے نہیں دیکھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. آپ لگا دیں، اگر کوئی آبجیکشن ہوئی تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر اس کو ریویو کر سکتے ہیں، پھر لوگوں کے پاس کہنے کا جواز ہوگا. بے نظیر، مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جو فلم کے جو ایک کاسٹ، ایک میں آخر جو فلم کے جو ایک کاسٹ میں ایک ایکٹر جو تھے، انہوں نے ایک بات کی بڑی اچھی کی. انہوں نے کہا دیکھیں، جب آپ فلم میں ریپ دکھاتے ہیں یا آنر کلنگ دکھاتے ہیں یا کسی کا قتل ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں یا آپ ایک ڈپکشن دکھا رہے ہیں کسی چیز کی جو معاشرے میں ہو رہا ہے. تو عجیب سی بات ہے، لیکن مجھے حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے، فلم نہ دیکھی جاتی ہے نہ ہمیں پتہ چلتا. اور خاص طور آپ ریویو کی کہہ رہی ہیں کہ جس طرح کے پنجاب حکومت نے حال میں اقدام کیے ہیں اس سے تو آپ کو بالکل بھی نہیں ہو رہی حیرانی. لیکن بھٹی صاحب، جہاں ہم پرویز الہی صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ ٹھیک ہے سوال اٹھا رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی تو ہے. پی ٹی آئی تو بڑی ان چیزوں کے بارے میں، خاص کر فواد چودھری صاحب روشن خیال ہیں. کیا پھر خیال کاسرو صاحب ہیں جو اس منسٹری کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں یہاں پر ہونا نہیں چاہیے تھا جو پہلے انہوں نے NOC کر دیا تھا، پھر کیسے پریشر کو ریزسٹ نہیں کیا انہوں نے؟ دیکھیے میڈم شیخ، آسکر نامزد فلم، کانز فلمی میلے میں ایوارڈ جیتنے والی فلم جوائے لینڈ میں اگر کوئی انتہائی قابل اعتراض مواد تھا تو سینسر بورڈ نے منظوری کیوں دی؟ اگر سینسر بورڈ نے منظوری دے دی اور انہیں انتہائی قابل اعتراض مواد نظر نہیں آیا تو وزارت اطلاعات نے اس فلم کو جاری ہونے والا سینسر سرٹیفکیٹ کیوں منسوخ کر دیا؟ اچھا، اگر یہ منسوخ کر دیا اور وزیر اعظم نے وزیر اعظم کی وزیر قانون کی سربراہی میں 8 رکنی کمیٹی بنا دی تو پھر اس کمیٹی نے کیا پوری کمیٹی نے فلم دیکھی اور اس نے کوئی رپورٹ بھی دی ہوگی؟ وہ رپورٹ تو نہیں آئی. یہ خبر آئی کہ تھوڑا بہت رد و بدل کر لیں، تھوڑا سا چیزیں سینسر کر لیں. کیا وہ سینسر ہوئیں؟ اور اگر وہ ہوئیں اور اس کے بعد دوبارہ جاری کرنے کا حکم جاری ہو گیا تو پھر پنجاب حکومت نے کن بنیادوں پر یہ فلم پر پابندی لگائی؟
اور جو آپ نے بھی سوال اٹھایا کہ تمام حلقے جنہوں نے یہ فلم نہیں دیکھی ابھی مکمل اور ریلیز بھی نہیں ہوئی، ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ فلم جو ہے یہ ہمارے معاشرے یا ہمارے دین یا ہمارے رسم و رواج کے خلاف ہے؟ تو چونکہ میں نے تو ابھی جیسے بے نظیر صاحبہ اور نیائی صاحب نے کہا میں نے بھی فلم نہیں دیکھی، لیکن اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا جس طرح یہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور سرمد کھوسٹ صاحب سے یہی کہنا ہے کہ تیری قسمت بادشاہو، جیڑی فلم بھی آندی ہے اندے پابندی لگ جاندی ہے، کوئی ہور دھندا شروع کر لو، یہ تھانوں کم راس نہیں آ رہا. تو ساڑی قسمت کچھ ویکھن ہی نہیں ملتا. مزے صاحب آپ کہیے گا سر، ایک چیز تو ایویڈنٹ ہو رہی ہے جو ساری ابھی ایپیسوڈ ہوئی ہے وفاق سے. آپ لیجنڈ آف مولا جٹ کی مکھو جٹی کا کردار دیکھیں، مائرہ خان کا. ماشاءاللہ پنجابی میری بھی اتنی، ویسے اس سے تو تھوڑی بہت بہتر ہی ہے، ایسے تو نہ کہے نا وٹی صاحب، اتنا تو کریڈٹ دے دے مجھے. اینی ویز مزے صاحب ایک چیز تو بڑی ایویڈنٹ ہے، بہت بہتر ہیں آپ، اس سے بہت بہتر ہیں. مکھو نے تو مکھو کا ہی. اوکے تھینک یو وٹی صاحب. ذرا میرے پاس ٹائم کم رہ گیا، واپس آتے ٹاپک. مزے صاحب مجھے جلدی سے بتائیے گا، ایک چیز بڑی ایویڈنٹ ہے اس پورے ساگا میں کہ پریشر گروپس، یہ نظر آ رہا ہے کہ پریشر میں آ کے دوبارہ پابندی لگائی گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ہم کب تک اس طرح سے چلتے رہیں گے اور پریشر میں آ کے چیزوں پر پابندی لگاتے رہیں گے؟ کیا یہ سلسلہ کہیں رکے گا؟ علینا، بہت پہلے جوش ملیح آبادی صاحب نے کہا تھا کہ اس ملک میں اگر آپ محبت کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے، آپ پر پابندی لگے گی. آپ نفرت کریں گے تو آپ آزاد رہیں گے. وائلنس، جتنا وائلنس آپ دکھانا چاہیں، کبھی آج تک آپ نے سنا ہے کہ وائلنٹ موویز پر پابندی لگی؟ ان کو تو مسالہ موویز کہا جاتا ہے، مسالہ مووی کہا جاتا ہے، ان کو چلایا جاتا ہے. جس فلم کو آسکر کے لیے نامنیٹ کر دیا جائے، کسی اور انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے نامزد کر دیا جائے، کسی شخص کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا جائے اور بڑے ایوارڈ کے لیے نامزد کر دیا جائے، اس کو ہم ویلکم نہیں کرتے. ہم یرغمال ہیں، ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ جس طرح آپ نے کہا نا ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں، وہ پریشرز بناتے ہیں، وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، وہ ایک بیانیہ بناتے ہیں، اور اس پہ اور فساد کرنے کے لیے تو آپ کو چند درجن لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ کرتے رہیں، نفرت پھیلاتے رہیں. اور جو پابندی لگا رہا ہے اس کا اپنا مورل گراؤنڈ کیا ہے؟ جو پابندی لگانے والے لوگ ہیں پہلے وہ تو ہائی مورل گراؤنڈ پہ آئیں، وہ تو سیاسی اخلاقیات کے گراؤنڈ پر آئیں. یہ نہیں کسی بھی فلم پر. یعنی یہ کچھ میرا خیال ہے 1-2 سال پہلے سندھ میں پابندی لگی ایک فلم کے اوپر، کیونکہ اس میں پولیٹیکل اینگل تھا، وڈیرے کو دکھایا گیا تھا، اس کا وہ اینگل، اس پہ پابندی آپ نے لگا دی. ہم پابندیوں پہ زندہ رہتے ہیں، ہم پابندیوں میں زندہ رہتے ہیں. جکڑے رہیں، پابندی لگاتے رہیں، اس میں خود غیر ذمہ دار ہوں، لیکن دوسروں کو ذمہ داری کا اور اخلاقیات کا سبق دیکھتے رہیں. ویری ویل پٹ. مزہ صاحب اسی کے اوپر اجازت دیجیے گا، پروگرام میں وقت ختم ہو گیا. اللہ حافظ.